नमस्कार, हमारे साथ आज एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने सिल्वर स्क्रीन के सेट से लेकर बिहार की राजनीति के सेंटर तक का सफर तय किया है। आज से 25-26 साल पहले वो मुंबई की एक दुकान पर दिहाड़ी का काम करते थे और आज बिहार की राजनीति में एक मजबूत दावेदारी पेश कर रहे हैं। विकासशील इंसान पार्टी के मुखिया मुकेश जी का हमारे स्टूडियो में स्वागत है। मुकेश जी, धन्यवाद जी। आपका अब मतलब राजनीति में भी एक दशक से लंबा अनुभव हो चुका है और फिल्म में सेट निर्माण का भी आपका काम था। सेट का निर्माण ज़्यादा मुश्किल काम है कि राजनीति में सेट होना ज़्यादा मुश्किल काम है? नहीं, देखिए, दोनों जगह देखा जाए तो टफ रहा। और मुंबई में तो पहले तो जीरो से हीरो बनना मतलब वो ज़्यादा टफ था कि 900 रुपये महीने पे नौकरी करना, ख़ानदान का पहला लड़का जो शहर गए, अपने घर परिवार माता बहन से दूर 2000 किलोमीटर दूर वहाँ पे जाके मजदूरी करके एक प्लेटफॉर्म खड़ा करना, ये बहुत बड़ा चैलेंज था। और वहाँ पे मैंने अपने क्षमता के अनुकूल हमने वहाँ पे काम किया और देवदास फिल्म से लेकर बजरंगी भाईजान तक का सफ़र मैंने वहाँ तय किया। तो एक बहुत बड़ा चैलेंज था क्योंकि घर परिवार से दूर, अपने प्रदेश से दूर, दूसरे राज्य में जाके एक मुकाम हासिल करना वो एक अलग अद्भुत रहा। उसके बाद बिहार में तो एक बड़ा नाम फेम ऑलरेडी था ही मेरे पास। और मैं जब बिहार आया एक विज़न भी था मेरे पास, दुनिया में मैं देख चुका था, घूम चुका हूँ, समाज में अलग अलग राज्य में क्या हो रहा वो सब मैं देख रहा हूँ। चांद पे लोग घर बनाने के लिए कल्पना कर रहा है, सोच रख रहा है, लेकिन आज भी धरती पर हमारे लोगों के लिए रहने के लिए घर नहीं है। तो मैं बिहार में आकर काम किया। ये है कि एक अच्छे ज़िंदगी जीने के बाद फिर से पीछे मुड़ के देखना और फिर वही संघर्ष वाला ज़िंदगी जीना, तो वो थोड़ा टफ हो जाता है। क्योंकि 2007 में अगर हमसे किसी को मिलना होता था तो 2 रोज़ 4 दिन पहले 5 दिन पहले टाइम लिया करते थे, फिर उसको हम समय देते थे और प्रॉपर सिस्टमेटिक मिलते थे। तो वो एक ज़िंदगी 2007 वाला ज़िंदगी जो था वो कामयाबी के बाद जो हमें मिला था, वहाँ पे फिर मुड़कर मैं पीछे भी लौट के फिर से संघर्ष वाला ज़िंदगी जी रहे हैं कि 900 रुपये महीने पे कैसे सुबह उठना, कैसे 7 बजे उठ के जाना, 7 दिन तक लगातार सेट पे काम करना। तो वही ज़िंदगी आज फिर से मैं जी रहा हूँ और 365 दिन ऐसी ज़िंदगी जी रहा हूँ कि घर परिवार को छोड़कर, और बच्चे बॉम्बे में हैं, परिवार बॉम्बे में है और गांव में रहकर लोगों को तकलीफ़ को दूर करना। आज ये हॉस्पिटल का दिक्कत हो गया, आज उनके घर टूट गए, उनके घर में आग लग गया, वहाँ पे जाके तकलीफ़ लोगों को बांटना, किसी के साथ मारपीट हो गया तो उसके लिए थाना पुलिस में जाना, थाना पुलिस बात नहीं मान रहा तो फिर से लोगों को एक मोर्चा बना के थाना का घेराव करना। तो ये सब एक अलग ही अनुभव है, अलग ही टफ है, लेकिन सुकून मुझे जो है ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिल रहा है। उस समय में जो काम मैं कर रहा था अपने लिए कर रहा था, अपने स्टाफ के लिए, अपनी कंपनी के लिए, अपने गाड़ी, महंगे गाड़ी में घूमने के लिए, महंगे घर में रहने के लिए मैं काम करता था। लेकिन यहाँ पे जो अभी मैं संघर्ष कर रहा हूँ, यहाँ पे जो जिनको 2 वक्त का रोटी नसीब नहीं हो रहा उनके लिए मैं जब काम करता हूँ, जो बीमार पड़े हैं हॉस्पिटल में उनको कहीं इलाज नहीं हो पा रहा है, उसको जब मैं इलाज करा देता हूँ, उसका तबीयत ठीक हो जाता है तो मुझे सुकून मिलता है कि मेरे पहल से इनका समस्या दूर हुआ। अभी परसों ही किसी बच्चे के गले में सीटी अटक गया, अब वो बेचारा परेशान है और उसका सांस लेने में दिक्कत हुआ, वो हमारे पास आया, वो गरीब थे और एरिया के थे, उनको तुरंत जाके उपचार कराना। तो ये सब से काफ़ी संतुष्टि मिलता है कि हम अपने लोगों के ज़िंदगी को बदलाव के लिए हम काम कर रहे हैं। तो अपना जो दुख है, तकलीफ़ है, वो ख़त्म हो जाता है क्योंकि मैं ये जो कर रहा हूँ वो मुझे खुद को पसंद है। एक समय था मजबूरी में हम नीचे 900 रुपये महीने पे नौकरी करते थे, संघर्ष करते थे, वो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था संघर्ष किए बगैर। आज हमारे पास ऑप्शन है कि इस ज़िंदगी को छोड़कर हम कुछ और कर सकते हैं, लेकिन हमें खुशी है कि हम जो अपने लोगों के लिए अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं तो वो उसमें हम कामयाब हो रहे हैं। लोग हमें पहचान रहे, लोग हमें जान रहे हैं, लोग हमें इज्जत देते हैं। जो कल तक निषाद मल्ला का था कि ये देखो ये बिंद का टोला, ये मल्ला का टोला, ये केवट का टोला, यहाँ पे जाओ दारू बांट दो, पैसा बांट दो, ये वोट इजीली तुमको मिल जाएगा। तो ये परिस्थिति को हमने बदला। बिहार में आज कोई जाति, कोई लोग ऐसा विधायक या सांसद का कैंडिडेट ये नहीं सोचेगा कि मल्ला का वोट खरीद लेंगे। उसको इतना पता है कि ये वोट चाहिए तो सन ऑफ मल्ला हमारे साथ होंगे, तभी ये वोट होंगे। लोगों के ऊपर एक जागरूक किए कि मछली मारने वाला जो है वो भी विधायक और सांसद बना सकता है, मुख्यमंत्री बना सकता है। ये परसेप्शन को हमने बदला। तो आज पंचायत में हमारे लोगों को इज्जत मिलता है, थाना ब्लॉक में हमारे लोग जाते हैं तो उनको सन ऑफ मल्ला करके उनको याद करते हैं, समझते हैं, उनको कुर्सी देते हैं। थाना ब्लॉक में उनकी भी बात को बराबरी से सुन रहे, उनको भी पता है कि इनके पीछे जो है इनका नेता सन ऑफ मल्ला है, इनके साथ गलत नहीं करेंगे, गलत करेंगे तो सन ऑफ मल्ला तो अलग तरीके का सोच रखते हैं।
हम अभी हमारे समस्तीपुर जिला में देखेंगे, एक गरीब बच्ची हमारे निषाद समाजवाद के परिवार की थी, उनके साथ गलत कर दिया, उनके साथ रेप कर दिया, और वहाँ पे बड़ी मुश्किल से हमने केस बात हुआ तो केस दर्ज तो हुआ, गिरफ्तारी नहीं हो रहा था। जब हमने अल्टीमेट दिया तो फिर हम वहाँ पे धरना का बात कर दिया कि 10 तारीख को एसपी कार्यालय को घेराव करेंगे, तो ठीक एक दिन पहले उनको अरेस्टिंग किया गया। तो लाखों हजारों की संख्या में वहाँ पे हम जुट गए। तो ये सारे चीज़ें जो बदलाव होता है, ये पहले ऐसा नहीं देखने के लिए मिलता था, तो ये हो रहा, तो इससे खुशी मिलता है और काम कर रहे हैं। मुकेश जी, बिहार में जो बदलाव और आपकी राजनीति पर भी हम बात करेंगे, लेकिन मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि आप करीब 14-15 साल मुंबई में आपका करियर रहा। जी। देवदास के सेट पर आपने सेट बनाने का काम, आपका वहाँ से करियर शुरू हुआ। फिर 2013-14 में ऐसा क्या हुआ कि आपको लगा कि अब मुंबई के चमक धमक वाले मुकेश सहनी का रोल खत्म होता है और सन ऑफ मल्लाह का रोल एक सियासत के परिदृश्य पर आता है? मतलब ऐसा क्या हुआ था कि जिससे आप प्रेरित हुए? नहीं, देखिए, पहले तो मुंबई में दिन रात मेहनत करके अपने आप को कामयाब बनाएं। उसके बाद एक हमेशा प्रेशर होता था कि हज़ारों लोगों का तनख्वाह देना है, लाखों करोड़ रुपया कमाना है, हर दिन काम करना है, 24 घंटा काम करना। तो एक इंसान कम मशीन हम ज़्यादा बन गए थे और उस तरीके से ज़िंदगी जी रहे थे 2008-9 में। फिर एक मौका मिला गांव में आने का छठ पूजा के लिए, तो मैं गांव में आया तो मैंने देखा कि कौन सा साल था? 2008 में जब मैं आया तो मुझे लगा कि खुशी प्राप्त हुआ, मुझे सुकून मिला। तो उसके बाद मैं लगातार अपने गांव में लोगों के बीच में हर साल में 1-2 बार आना जाना चालू कर दिया। और फिर जैसे जैसे हमको अच्छा लगने लगा तो फिर और काम में भी काफ़ी ये हो गया कि मैनेजर भी कंपनी संभाल सकता है, तो फिर मैं ज़्यादा समय सुकून के लिए मैं बिहार आने लगा। और जब मैं बिहार आने लगा, अपने लोगों से कनेक्ट होने लगा, तो उनकी मजबूरी, उनकी ज़रूरी, उनकी समस्या सब समझने लगा और जितना हो सकता था मैं उनको हेल्प करता था। कभी ये कल्पना नहीं किया था कि मैं राजनीति में आऊँगा, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसा हुआ कि हमें लोगों ने चैलेंज दिया, लोगों ने हमें चिढ़ाया कि तुम कुछ नहीं, तुम सिर्फ उपयोग होने के लिए बैठे हो। और हमने 2014 में भारतीय जनता पार्टी को मदद किया, 2015 में मदद किया, और समय बीतने के बाद वो भूल जाते कि हमारा भी कोई एजेंडा है। फिर हमें लगा कि नहीं, जो काम वो कर रहे हो काम हम भी कर सकते, सिर्फ उस जगह पे पहुंचना है, और उस जगह पहुंचने के लिए पैसे की आवश्यकता नहीं, वोट की आवश्यकता है। अब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने हमें जो वोट का अधिकार दिया है, उस वोट के दम पर हम उस जगह पर पहुँच सकते हैं। और फिर हमने पॉलिटिकल पार्टी बनाया। पहले लोग हमको उपयोग करते थे, झूठे वादे करते थे कि हम आपके लिए काम करेंगे, फिर नहीं कर रहे थे। तो फिर एक चैलेंज मिलते गया और उस चैलेंज को स्वीकार करते करते हम आगे बढ़ते रहे, क्योंकि ज़िंदगी में हमने कभी हार नहीं माना। हम 900 रुपये महीने पे भी नौकरी कर रहे थे, तभी भी मैं अपनी ज़िंदगी में बदलाव के लिए जितना बेहतर हो सकता था मैंने प्रयास किया और मैंने कर दिखाया। और उसके बाद बिहार में जब मैं आया तो समाज को उत्थान के लिए मैंने अगर सोचा, जितना सोच रहा था वो मैं करने का कोशिश कर रहा था, उसमें कुछ अपने दम पे मैं कर रहा था, कुछ उम्मीद मैं करता था सरकार करे। और सरकार समय समय पे हमसे चुनाव के समय में वादा करते थे कि करेंगे, और फिर चुनाव बीतने के बाद वो भूल जाते थे कि मुकेश सहनी का भी कोई वादा जो हमें निभाना है। तो चैलेंज देते गए और चैलेंज को मैं स्वीकार करते गया, और चैलेंज को स्वीकार करके मैं एक पॉलिटिकल पार्टी बना के और मैं आज काम कर रहा हूँ। जब पॉलिटिकल पार्टी की बात कर रहे हैं, नवंबर के पहले सप्ताह में शायद बिहार में चुनाव होगा। जी। आप महागठबंधन के साथ हैं। जी। गठबंधन में सब कुछ ठीक है, और आपकी तैयारी कैसी चल रही है आप लोगों की? तैयारी देखिए, 243 सीट पर हमारी तैयारी है। आपकी पार्टी की निजी तैयारी पूरे बिहार में, कि हमारे पास तो कोई काम ही नहीं है तैयारी के अलावा। सत्ता पक्ष होता है वो जो सरकार चलाते हैं, उनको मजा लेना है सरकार का या जो भी करना वो करते हैं, लेकिन विपक्ष के पास एक ही काम होता है, संगठन को मजबूत करना और अगली बार ऐसी तैयारी करना कि अगली बार कितना बार अभी पहलवान हो उसको पटक देना। तो जिस हिसाब से 2020 में हमारे पास बहुमत आया, 4 विधायक बना, हमारे सहयोग से नीतीश कुमार जी बिहार में मुख्यमंत्री बने, मैं मंत्री बना, मैं काम कर रहा था, लेकिन उनको वही अच्छा नहीं लगा कि देखा जो समाज बरसों से गुलाम बन के था वो आज मालिक बन गया। मुकेश सहनी बॉम्बे से बिहार में आकर 4 विधायक बना लिया, मंत्री बन गया, सरकार का हिस्सेदार होगा। इसको रोको, नहीं रोकोगे तो 40 बनाएगा और एक समय मुख्यमंत्री बन जाएगा। तो ये एक षड्यंत्र रचकर मेरा सरकार से हमको बाहर कर दिया, हमारे विधायक खरीद लिया, हमको सत्ता से बाहर कर दिया। तो 2023-22 के बाद तो हमारे पास कोई काम ही नहीं है। हम उससे बड़ी तैयारी करने में लगे हैं, 365 दिन तैयारी कर रहे हैं, और इसका रिजल्ट आपको 2024 में देखने के लिए मिला होगा कि मोदी जी का एक बड़ा नुकसान हम लोगों ने दिया। क्योंकि चुनाव तो राहुल गांधी जी मोदी जी के नाम पे, उसके बावजूद भी मुकेश सहनी और तेजस्वी जी का जोड़ी जो है एकदम बिहार में हिट रहा। और उसके ज़रिए हम लोग अगर टाइम रहते, अगर कुछ तैयारी पहले से सीट का घोषणा कर देते, कैंडिडेट को लॉन्च कर देते, तो हमारा रिजल्ट 50-50 होता।
तो खैर कुछ गलतियां हमें हुआ तो उसको सीख हमें मिला। तो इस बार तो हम 2023-22 से लगातार तैयारी में हम लोग लगे हैं। तेजस्वी जी भी लगे हैं, लेफ्ट भी लगे हुए हैं, कांग्रेस भी पार्टी भी लगे हुए हैं, और इस बार हमारी तैयारी बहुत अच्छा है। बिहार में जनता भी 20 साल से नीतीश कुमार जी बिहार को चला रहे थे। नीतीश कुमार जी एक फैक्टर हमेशा रहे हैं जब से बिहार के राजनीति में आए। और एक समय था कि लालू जी को जनता ने हटाना था, तो नीतीश जी आ गए। तो वो नीतीश जी का क्वालिटी नहीं है। नीतीश जी का क्वालिटी 2010 में रहा कि नीतीश जी अकेले अपने दम पर काम के नाम पे सरकार बना लिए। लेकिन 2015 में देखिएगा तो नीतीश जी अपने दम पर सरकार नहीं बनाए, लालू जी के सहयोग से सरकार बनाए। वो एक परिस्थिति ऐसा बना जहां पे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने। 2020 में भी एक परिस्थिति ऐसा बना कि 42 विधायक रहते हुए भी मुख्यमंत्री उनको बनाना पड़ा भाजपा को, या हम लोग समर्थन दे के बनाए। तो नीतीश जी जब से 2012 से मोदी जी से लड़ाई लड़ रहे हैं, डिनर कैंसिल किए 2012-13 में, तब से नीतीश जी सिर्फ कुर्सी के लिए काम कर रहे हैं, ना ही उनको बड़ा कुछ। और अभी तो हाल फिलहाल में 2-3 साल से देखेंगे तो नीतीश जी अस्वस्थ हो चुके हैं। वो आज बैटिंग कर ही नहीं रहे, आज ब्यूरोक्रेट जो है सरकार चला रहे। तो ऐसे जगह पे बिहार के जनता को सबको पता है कि अभी नए जनरेशन को हैंडओवर होना है, और अगले ये जो चुनाव है ये नए जनरेशन को हैंडओवर देने का चुनाव है। लालू जी, नीतीश जी, स्वर्गीय पासवान जी, सुशील मोदी जी, इन सब का समय ऑलमोस्ट खत्म होगा, जिसमें से कुछ लोग तो आज हमारे बीच में भी नहीं है, लेकिन कुछ जो हैं तो वो भी राजनीतिक तौर पे सक्षम नहीं है काम करने। और ये तो हर किसी के साथ होगा। हम भी एक उम्र होगा तो हमारे पास भी ये पड़ाव आएगा कि हमको अपनी विरासत को किसी ना किसी को हैंड ओवर करना। तो आज नीतीश जी हमारे लिए कोई फैक्टर नहीं है। इस बार बिहार में युवा के ऊपर भरोसा करना है, और लालू जी नीतीश जी का वोट एक ही है। और नीतीश जी लालू जी जब अलग हो जाते हैं तो वोट में बिखराव हो जाता है, और जब एक हो जाते तो 2014 में आपने देखा कि देश में प्रधानमंत्री मोदी जी ने पूरा देश को जीत लिया, वहीं पे बिहार में जाके 15 में उनको हारना पड़ा। तो इस बार जब नीतीश जी नहीं है, जनता को पता है कि भाई नीतीश जी बैटिंग नहीं कर रहे हैं, तो पूरा बिहार में अति पिछड़ा दलित जो है वो हम लोग पे भरोसा करेंगे, और हम लोग उनके भरोसे पे खरा उतरेंगे। अच्छा, मैं एक सवाल मैंने और पूछा था जिसको शायद आप ध्यान नहीं दिया, जिस पर आपने, या शायद आप चला के इसको स्किप कर गए। मैंने कहा कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक चल रहा है। वो इस सवाल मेरा इस संदर्भ में है कि कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग चल रही पटना में और आप सुबह से दिल्ली में घूम रहे हैं। हाँ, तो इसके क्या निहितार्थ निकाले जाए? देखिए ये निश्चित तौर पे आप ये चीज़ को जरूर आपको देखना चाहिए, नोटिस करना चाहिए। और आप मीडिया है, चौथा स्तंभ है, तो आप जो देखे वो सही देखे। लेकिन आपको पहले से जानकारी हो कि पहले से शेड्यूल बना हुआ था कि आप लोग से मुलाकात करना, दिल्ली में रहना है। कल ही मैं दिल्ली शाम में आया, और अचानक जब कल सुप्रीम कोर्ट से जब हम लोगों को मदद नहीं मिला, खास करके SRI पे, तो उस पर आगे का डेट मिला, तो अभी हम लोगों के ऊपर की थी इस पर, और हम लोगों को क्या स्टैंड लेना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो अचानक कॉल हुआ कि आज एक बैठक रखना है, और मैं यहाँ पे हूँ। तो मेरा रात में बातचीत हुआ, तो इसमें था कि अचानक फिर यहाँ का सारा शेड्यूल को चेंज करना, आपसे मुलाकात कैंसिल करना, वहाँ पे जाना तो थोड़ा टफ लगा। तो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वहाँ पे गए हैं, और मैं यहाँ पे बैठ के महागठबंधन का ही काम कर रहा हूँ। ऐसी कोई लड़ाई नहीं है, ऐसी कोई सोच नहीं है। नहीं, क्योंकि एक आप बार बार कहते हैं कि 60 सीट और मुकेश सहनी डिप्टी CM, ये 2020 में भी आप खुद कह चुके हैं कि बात इसी पे अटक गई थी, और आप मौर्या होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़ के बाहर निकल गए थे, और अमित शाह का कॉल आया और आप NDA में चले गए। मैं तेजस्वी को भी कई बार से सुन रहा हूं, जब भी उनसे आपके 60 सीट और उप मुख्यमंत्री के दावे को लेकर सवाल किया जाता है, तो वो कुछ कमिटमेंट के साथ बोलते नहीं दिखाई देते हैं। कहते हैं कि होगा, देखा जाएगा, 10 डिप्टी CM भी हो सकता है। मतलब कमिटमेंट अभी तक आप जो दावा कर रहे हैं उस पर कहीं से दिख नहीं रहा है। देखिए, ये बात तो आपने सही कहा ना कि 2020 में हमारी जो बात था, उस बात में थोड़ा सा 19-20 हुआ तो हमने गठबंधन से बाहर निकल गए, और ये बात तेजस्वी जी को भी पता है। और अगर मैं बोल रहा हूँ तो मैं यूं ही नहीं बोल रहा हूँ, हमारे इंटरनल बातचीत हो गया इसलिए मैं बोल रहा हूँ। अगर नहीं बात होता तो अपने आप को हल्का में हम नहीं खड़ा करेंगे कभी भी। और रहा कि देखिए, ये बड़े गठबंधन दल में जो होता है, जैसे आज कांग्रेस पार्टी CM के लिए नहीं बोल रहे, लेकिन अंत तक तो CM चेहरा तो तेजस्वी जी ही होंगे। सबसे बड़े गठबंधन, ठीक है, सबसे बड़े दल हैं, ज्यादा सीट पर लड़ेंगे तो CM होंगे। लेकिन कांग्रेस नहीं बोले तो उनका एक अपनी पॉलिसी है, मतलब उनकी पॉलिसी है भाई, पहले हमारे भी सीट का घोषणा हो जाए, चीजें हो जाए, सबका हो जाए, और फिर हैप्पी मूड पे हम घोषणा करेंगे। ठीक है, तो उनकी अपनी पॉलिसी है। तो उसी तरीके से RJD का भी अपनी पॉलिसी होगा। मेरी पॉलिसी है कि CM मैं मान रहा हूँ तेजस्वी जी को, और दूसरा नंबर का कुर्सी के लिए VIP पार्टी है, क्योंकि मेरे पास वोट है।
हमें तेजस्वी जी की जरूरी है, वैसे तेजस्वी जी को मुकेश सहनी की जरूरी है, और हमें बिहार के जनता के लिए काम करना है, अपने लिए करना नहीं है। तो सबको एक दूसरे को त्याग करना पड़ेगा। और जो हम गठबंधन कर रहे हैं इसलिए हम कर रहे हैं क्योंकि हमें जरूरी है तेजस्वी जी। अगर अकेले अगर मैं अपने बिहार में सरकार बना सकता हूं तो मैं तेजस्वी जी के साथ क्यों गठबंधन करूंगा? या तेजस्वी जी ही अकेले अगर अपने दम पर सरकार बना सकते तो उसको मुझे या कांग्रेस या लेफ्ट के साथ जरूरी जाने की जरूरी वो नहीं तो है। खैर बिहार में है कि 42% 40% वोट के बिना सरकार बनेगी नहीं, और हाँ। किसी के पास भी उतना वोट नहीं। चाहे वो बीजेपी हो या नीतीश जी, कोई भी हो। 25-26% तक जाते जाते सब लोगों का दम हाँ, निकल जाता है। तो सबको एक दूसरे को जरूरी है। और मेरा तो जान ही रहे तेजस्वी जी की अगर जो बात हुआ और जिस बात पे हम हमेशा रहते हैं उससे 19-20 होगा तो कुछ भी हो सकता है। नहीं, लेकिन आप बार बार कह रहे हैं ना कि पिछली बार कुछ गलती हुई, सीट के घोषणा हम लोगों ने पहले नहीं किया, इस बार भी तो वही हो रहा। आप कह रहे हैं तेजस्वी इसको सार्वजनिक रूप से नहीं स्वीकार कर रहे हैं, तो क्या इसका नुकसान नहीं हो सकता है कि अनिर्णय की स्थिति या उहापोह की स्थिति कभी कभी क्या है, सरप्राइज भी बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, जब बिहार में समय आने पर दो दूल्हा का नाम डिक्लेयर होगा, एक तरफ मुकेश सहनी एक तरफ तेजस्वी प्रसाद यादव, तो समाज में लोगों में वंचित लोगों में एक करंट आएगा। एक वो मल्ला का बेटा जो मछली मारने वाला, अपने घर परिवार चलाने वाला, उसमें आप कल्पना कीजिए कितना बड़ा जोश आएगा। तो कुछ चीज है ना सरप्राइज के लिए भी रखा जा रहा है। दो ही होगा, ये आप गारंटी से कह सकते हैं, क्योंकि तेजस्वी जी ने अभी 2 दिन पहले एक मंच पर कहा है कि 10 डिप्टी सीएम भी हो सकता है। इसमें कौन सी बड़ी बात है? देखिए, बोलने के लिए बोल दिए हैं। हाँ, 10 डिप्टी सीएम के लिए कोई किसी का आवेदन भी नहीं आया है। देखिए, नहीं, मैं एक बात कह रहा हूं, हाँ, क्योंकि वो ये बोल नहीं मान ठीक रहे है। कि सिर्फ एक ही डिप्टी सीएम होगा। अगर आपके दावे को मैं मान भी लेता हूं तो वो कहीं से ये स्वीकार नहीं कर रहे हैं कि एक ही देखिए, डिप्टी अभी सीएम तक होगा। तो अभी तक किसी का आवेदन आया नहीं है, किसी का डिमांड भी नहीं है। हमारे गठबंधन में लेफ्ट है जिनको सरकार में रहना नहीं होता है, सिर्फ विधायक बन के रहते हैं, सरकार को समर्थन करते हैं। अगर कल वहाँ से अगर इच्छा हो गया कि भाई हमको भी मंत्री बनना है तो उस पर गौर होगा, क्यों नहीं उनको बनाया जाएगा, सरकार का हिस्सेदारी क्यों नहीं बनाया जाएगा, वो बनाया जाएगा। उसी तरीके से सीएम के चेहरे के लिए राष्ट्रीय जनता दल से है कि हमारा पार्टी से सीएम होंगे। उस सीएम के लिए भी कोई भी पार्टी के तरफ से अभी तक ये नहीं हुआ कि हमारी पार्टी दावेदारी है कि हमारे इधर से होना है, तो खारिज हो गया, तो एक ही सीएम हो गए। डिप्टी सीएम के लिए भी अभी तक कोई भी दल आवेदन नहीं किया या दावेदारी पेश नहीं किया कि हमारे पास डिप्टी सीएम हमको भी चाहिए। तो डिप्टी सीएम के लिए जब आवेदन नहीं किया और एक ही पार्टी दावेदारी पेश किया तो यही है, निर्विरोध है। रहा कि अगर कोई आएंगे तो उस पर विचार होगा। डिप्टी सीएम अगर सहयोगी दल के दम पे अगर सरकार बन रहा है तो सहयोगी दल को सरकार में हिस्सेदारी में जगह बनना है, मंत्री के रूप में चीज़ें, और डिप्टी सीएम के रूप में, सीएम के रूप में सबको राज्य में जगह मिलना है, सम्मान मिलना है, तो उस पर चर्चा होगा। लेकिन अभी तक किसी का आवेदन ही नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि डिप्टी सीएम कोई भी बनेंगे। भाई, जिसके अपील होगा, जिसके कहने पे वोट गिरेगा, जिनके फेस पे चुनाव होगा, वही होंगे डिप्टी सीएम। तो अभी तक तो कोई ऐसा जाहिर नहीं कर रहे हैं। अब कोई जाहिर करेंगे तो उस पर विचार होगा। अगर मान लीजिए कांग्रेस गठबंधन का दूसरा सबसे बड़ा दल है, ठीक है, आरजेडी के बाद बिहार में दूसरा सबसे बड़ा दल महागठबंधन में कांग्रेस को मान सकते हैं? ये आप मान रहे हैं, हम मानते हैं उसको एक नंबर का दल। देश लेवल पे सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस हम पार्टी। बिहार के संदर्भ में बात कर रहे हैं। बिहार में हमारे देश लेवल पे कांग्रेस पार्टी एक नंबर के दल हैं। बिहार में वोट के आधार पर अगर देखा जाए तो वीआईपी पार्टी 2 नंबर पे वीआईपी है, और हमने हमेशा साबित किया है। और वहाँ पे कोई किंतु परंतु सीट हम कांग्रेस से हो सकता है सीट कम लड़ेंगे, उस पर कोई ये बहस नहीं है। लेकिन बिहार में वोट के मामले में अगर बात कीजिएगा, पूंजी के बारे में बात कीजिएगा, तो मेरी पूंजी ज़्यादा है और हिस्सेदारी भले कम मिले वो उसके लिए हमें परवाह नहीं है। तो फिर कम हिस्सेदारी पे मुकेश सहनी क्यों हम जाएंगे? हम मानेंगे क्योंकि हम विचार से राजनीति कर रहे हैं। हम तेजस्वी जी के नेतृत्व में सरकार बनाएंगे, सरकार में हिस्सेदार रहेंगे। कभी कभी होता अच्छा, है विचार से राजनीति कर रहे हैं तो जाहिर मतलब हम एक प्रैक्टिकल बात कर लेते हैं। 60 सीट आपको भी पता है कि बहुत मुश्किल है, कोई मुश्किल नहीं है। मैं उसके गणित पे आता हूँ। तेजस्वी पिछली बार 144 सीट पे लड़े थे, आरजेडी लड़ी थी। हाँ। कांग्रेस 70 उससे पिछली बार 100 सीट लड़े थे। हाँ, तो पिछली बार जेडीयू था साथ में। हाँ, तो इस बार मुकेश सहनी है। तो ठीक है, चलिए हम मुकेश सहनी पिछले चुनाव में आपको अग्रिम बधाई। हाँ, आपको 100 सीट मुकेश सहनी, हम आपके जवाब दे रहे हैं। पिछले 3 चुनाव हमने लड़ा है बिहार में, वो अकेले अपने दम पे 5 साल में। उसमें हमारा एवरेज देखिएगा तो 25,000, 30,000, 10,000 एवरेज 14.3% वोट आया। और नीतीश कुमार अकेले अपने दम पर 2014 में लड़े थे लोकसभा, उनका भी 14% वोट आया था, जबकि उस समय लेफ्ट का भी सहयोग था उनके, उसके बाद भी 14% ही वोट आया था। तो आज हम नीतीश जी की जगह पे हैं, हमारे पास वोट है। चलिए, उसमें एक थोड़ा अंतर है, पर आप मानेंगे नहीं कि नीतीश जी
सभी सीटों पर चुनाव लड़े थे। आप सेलेक्टिव सीटों पे चुनाव लड़ते हैं जहां पे कि आपके सेलेक्टेड सीट मिला तो सेलेक्टेड लड़ेंगे ना। हाँ, पर लेकिन नीतीश जी एवरेज पूरे- तो मैं कर रहा हूँ ना। हाँ, नीतीश जी पूरे बिहार में 30,000 वोट आया उसका एवरेज नहीं कर रहा हूँ। अगर 30,000 वोट लाया तो एनडीए 45,000 वोट लाया, तो मतलब हमारा उसमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं रहा। मेरा सवाल कुछ और था। मैं कह रहा हूं कि कितना झुकेंगे अगर मान लीजिए इलेक्शन मतलब गठबंधन को बचाने के लिए कॉम्प्रोमाइज करने की नौबत आती है। पिछली बार आपने 25 मांगा और डिप्टी सीएम मांगा, नहीं मिला, आप एनडीए में 11 सीट पर जाके मान गए, मतलब 35% पर जाके मान गए। इस बार गठबंधन बचाने, महागठबंधन को बचाने की नौबत आ जाए तो आप कितने पे मान जाएंगे? कोई आपने भी तो मतलब अंतर मन से कुछ ना कुछ तो एक होता है ना। मेरे अंदर मन से जितना जब चाहिए ना। हम लोग भी जब कहीं बार्गेन कर रहे होते हैं नौकरी में, तो हम ये कह रहे होते हैं कि इतना हमने मांगा है, ये सब हम जानते हैं, लेकिन इतना परसेंट मिलेगा तो हम मान जाएंगे। हाँ, तो ये अंतर मन में आपका भी तो कोई आंकड़ा होगा ना। अंदर मन में सेट है, जितना हमको मिलना चाहिए उतना मिल ही रहा है। और हमारे तो जो थोड़ा बता देते, थोड़ा हिंट दे देते कि गठबंधन धर्म का पालन करना पड़ता है। बात तो सब चीज हो ही रहा है। हाँ। और गठबंधन में सबको एक दूसरे को जरूरी है जी, सब एक दूसरे को मजबूरी है। अगर बिहार में सरकार बनाना है तो सब एक दूसरे को जरूरी है, ठीक है। और हम अपने गठबंधन के कोऑर्डिनेशन कमेटी का अध्यक्ष है तेजस्वी जी, मेरा उनसे एक ही आग्रह होगा कि जिनकी जितने संख्या है उनको उनका उतना हिस्सा मिलना चाहिए। किसी के साथ चिटिंग नहीं होना चाहिए और सही निर्णय लेना चाहिए। अगर ताकत अगर एक का है तो एक ही मिलना चाहिए, 3 नहीं मिलना चाहिए। और मेरी ताकत अगर 3 का है तो 3 मिले, 2.25 ना होना चाहिए। ये हमारे अध्यक्ष का काम है, सही डिसीजन लेना। और रहा कि हम जो बात रखे तो हमारे सोच के बोले हैं, तोल बोल के बोले हैं, और गठबंधन के लिए हर संभव प्रयास करेंगे, गठबंधन टूटे नहीं। मेरे ज़िंदगी में जितना मैं कंप्रोमाइज़ कर सकता हूँ, जितना पीछे जा सकता हूँ, उतना मैं कोशिश करूँगा कि पीछे जाऊँ और हम गठबंधन को बचा कर रखें। मैं ये भी नहीं कतई बर्दाश्त करूंगा कि किसी का खाना कोई और खा ले, ये भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। अगर खाने की बात है, अगर यूं ही अगर किसी को ज़बरदस्ती अपने भूखे रह के दूसरे को खिलाना तो वो बात अलग है। जब हिस्सेदारी की बात होगा तो सरकार में सबका बराबर हिस्सेदारी होना चाहिए, ठीक है। हमने कहा ना, लेफ्ट अगर कल चाहेंगे सरकार में हिस्सेदारी बनना है तो हम लोगों को खुशी से स्वागत करना चाहिए, वेलकम करना चाहिए कि आप सरकार में आइए, क्योंकि आपके दम पर सरकार बना है, ठीक है। तो उसी तरीके से अगर वीआईपी पार्टी के दम पर अगर सरकार बन रहा है, या कांग्रेस पार्टी के दम पे सरकार बन रहा है, आरजेडी के दम पे सरकार बन रहा है, तो जिनके जितना स्टेक होगा उस स्टेक के अनुकूल उनको हिस्सेदारी मिलना चाहिए। तो मुझे मालूम है कि मेरा जो स्टेक है उस अनुकूल हमें हिस्सेदारी मिलेगा और बेहतर मिलेगा, और हमसे जितना कॉम्प्रोमाइज होगा हम करेंगे गठबंधन बचाने के लिए। तेजस्वी कह रहे हैं कि ये संख्या, ये दावों पर कुछ नहीं होगा, विनिबिलिटी देखी जाएगी, जिस एरिया में जो पहलवान है वहां से उसको उतारा जाएगा। और सभी घटक दलों से कैंडिडेट की लिस्ट मांग ली गई है उनके एरिया। आपने भी लिस्ट दे दी है? नहीं, देखिए, कुछ चीज़ें जो होगा, सबका अपना अपना दल है, अपने अपने पॉलिसी, अपने अपने विचार है, सबके अपने अपने नेता है। ये बात हम सबको एक दूसरे को एक्सेप्ट करना है कि हम लोग एक ऐसी तालमेल बैठा के चुनाव लड़ाएं जहाँ पे हम लोगों को जीत हो। हम लोग का एक विधायक बनाने का मकसद नहीं है, हमारा मकसद है सरकार बनाना। तो सब एक दूसरे सहयोगी के साथ साझा शेयर करके और जो बेस्ट होगा वो हम लोग करेंगे। लेकिन कोई सब अपने दल का ही डिसीजन ले सकता है, किसी अन्य दल में कोई डिसीजन नहीं ले सकता है। तेजस्वी कह रहे हैं कि हमने सबसे लिस्ट मांगी है। तेजस्वी का बयान लिस्ट जो है वो सीट का है, सीट की लिस्ट, कैंडिडेट का नहीं हो सकता है। ठीक है, कैंडिडेट में भी हो सकता है लिस्ट। और वो कह रहे हैं कि जिसके पास जिस क्षेत्र में पहलवान होगा हम उसी को, हम उसको क्लियर कर दे रहे हैं। जिस क्षेत्र में सबसे पहले सीट आपको इस आधार पे मिलेगा कि जहां आपके आधार वोट हो, आप वहां जीत सकते हो, उस आधार पे सीट अलॉट होगा, ठीक है। उसके बाद सेकंड देखा जाएगा कि हमको बिहार में जाति धर्म आधारित बिहार में राजनीति होता है, और उस सबको हमको एडजस्टमेंट करना है कि कहाँ दलित भाई को जगह देना है, कहाँ पिछड़े को जगह देना है, कहाँ ओबीसी के नाम पे जगह देना है, कहाँ पे अपर कास्ट भाई को जगह देना है। तो हमको ये जगह डिसाइड करना पड़ेगा, और जिनकी जहाँ संख्या होगा वहीं पर होगा, ठीक है। जैसे SC ST के लिए सीट सुरक्षित है, तो उसी तरीके से हमको पहले SC ST OBC जनरल में हमको बांटना है। और जब SC ST OBC जनरल में बांटना है तो जहाँ पे बात हो गया कि यहाँ जनरल देना है, तो जनरल जिनके पास अगर कैंडिडेट होगा बेहतर, वो वहाँ पे लड़ेंगे। वो हम लोग का आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग होगा, और पार्टी में वही आदमी होंगे जो लोग कल का कैसा भी परिस्थिति बने तो बिके नहीं, जैसे पिछली बार हमारा बिक गया 4 विधायक, तो ऐसा बिके नहीं। तो ये सब चीज़ सोच के करेगा, और हम लोग को सरकार बनाना, यहाँ पे कोई हिटलर के जैसा कोई ये नहीं करना है। और रहा कि अंततः
सब अपने अपने दल के लिए सोचेगा कि किनको को अपने कार्यकर्ता को एडजस्ट करना। कल मान लीजिए राष्ट्रीय जनता दल का कोई बड़ा नेता, अच्छा नेता है, हमारे कहने से थोड़े उसका टिकट कटेगा। ठीक बात। या हमारे पार्टी में हमारे जो भरोसेमंद आदमी है, मेरा सिपाही है, हमको जिनको लड़ाना है, उनको थोड़े राष्ट्रीय जनता दल के कहने से हम उसको काटेंगे। हाँ, ये हम देखेंगे कि अगर राष्ट्रीय जनता दल कह रहे कि आपका कैंडिडेट हार रहा है, तो हम अगर समीक्षा करते, मेरे भी सर्वे में अगर वो हार रहा है तो निश्चित तौर पे हम काट देंगे। और जब हमारे जजमेंट में अगर दिख रहा है कि बेहतर पोजीशन पे आ रहा है, तो हमको नहीं लगता कि उस जगह तेजस्वी जी भी गलत तरीके से बोलेंगे या हम उनके मतलब आप कह रहे हैं कि सीट पर बात होगी, कैंडिडेट पर कोई चर्चा नहीं होगा, इंटरनल बात होगा और उस पर सहमति आखिर लीडर को ही लेना है। तो सीट की लिस्ट आप लोगों ने तैयार कर ली है। हाँ, मतलब तो वीआईपी किन बिहार के किन पॉकेट्स में ज्यादा फोकस कर रही है, ज्यादा सीटों पर दावेदारी कर रही है? बिहार देखिए तकरीबन 25 जिला ऐसा है जहां हमने चयन किया है कि वहां पे वीआईपी लड़ेंगे। कुछ जिला में हम लड़ना भी चाहते तो वहां पे नहीं हो रहा है, क्योंकि पहले से गठबंधन के लोग सिटिंग है और वहां पे सीट हमें नहीं मिलना है, तो जिस कारण हम वहां पे नहीं लड़ रहे हैं। लेकिन 25 ऐसे जिला है जहां पे हम लोग लड़ रहे हैं और उस हिसाब से हम लोग समीकरण सेट हमने करके हम लोग अभी चर्चा कर रहे हैं। 1 to 1 एक एक सीट पर चर्चा हो रहा है और हमको नहीं लगता इस सब में कोई दिक्कत है। अच्छा, आपने 2020 के चुनाव की बात की कि 4 विधायक हमारे बिक गए, मतलब लेकिन ये टिस तो आपको कभी कभी रहता होगा ना कि मैं खुद हार गया, और आप विनिबिलिटी फैक्टर की बात करते हैं, आप कहते हैं कि तो ऐसा क्या हो गया कि आप खुद चुनाव हार गए थे? उस वहाँ पे 2 सीट से शायद आप चुनाव लड़े थे। नहीं, एक ही सीट पे हम चुनाव लड़े थे। और मुझे जब हम गठबंधन में गए तो अमित शाह जी ने कहा कि सीट हम कम दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पे चिराग पासवान जी को हम एडजस्टमेंट करेंगे और चिराग पासवान जी हमारे गठबंधन में रहेंगे। और हमारे गठबंधन में आने के बाद चिराग जी को इन लोगों एडजस्टमेंट नहीं किए, और जिसके कारण चिराग जी बागी हुए। और बागी होने के बाद उन्होंने बिहार में चुनाव लड़े, जिसके कारण हमारे 5 सीट पर उन्होंने सभी सीट पर कैंडिडेट दिए उन्होंने। और वहाँ पे 5 सीट ऐसा था जो उन्हीं के कारण हम हारे। जैसे जहाँ हम हारे 1500 वोट से हारे, 1700 वोट से, वहाँ पे 9000 वोट उनको, उनकी पार्टी को मिला। हम मधुबनी में हारे 3000 वोट से, उनको पार्टी को 16000 वोट मिला। हम सुगौली में हारे जहाँ 3800 वोट से, वहाँ पे उनके पार्टी को 18000 वोट आए। मधुबनी में आपका कैंडिडेट भी मजबूत था, वो भाजपा के एमएलसी थे, तो उनका अपना निजी प्रभाव भी हाँ, लेकिन वहाँ पे क्या हो गया कि बीजेपी का है कुछ कैडर हनुमान के सपोर्ट में खड़े हो गए। जो भारतीय जनता पार्टी का जिला अध्यक्ष है वही उनसे नाराज होके उधर चले गए और वहाँ पे एक बढ़िया कैंडिडेट को भी दे दिया जो एनडीए को वोट तोड़ सकता। उसके कारण 16-17 हज़ार वोट उन्होंने लाया, जिसके कारण हमारे वहाँ पे मात्र 3500 वोट से वो हार गए, सुमन महासेठ। उसी तरीके से हमारे सुगौली से भी वही हुआ, रामचंद्र सैनी जी भी वहाँ हार गए, अगला राजपूत कैंडिडेट दे दिया और चिराग पासवान जी का वहाँ पे 18,000 वोट हमारे लोग का काट लिया। और एक कैंडिडेट भी राजपूत रहा इन महागठबंधन से, और इधर से चिराग जी भी एक बनिया समुदाय को टिकट दे दिया, 17-18 हज़ार वोट लाया, वहाँ पे हार गए। मतलब जेडीयू के साथ चिराग जी ने आपको भी बक्सर में आप देखिएगा तो एलजेपी के जो नेता हैं जो उल्लास पांडे जी 37,000 वोट काट लिए। यहाँ पे छपरा में देखिएगा तो 37-38 हज़ार वोट एलजेपी से लड़े तारकिशोर जी, उन्होंने काट लिया। तो 5 सीट ऐसा जो था जो हम चिराग जी के कारण हारे, और नीतीश जी भी बड़े संख्या में हारे जो 42 पे आ गए, और इसका फायदा तुरंत आरजेडी को मिला। ठीक है, तो गठबंधन में कन्फ्यूजन के कारण अगर पहले से मुझे पता होता कि चिराग जी का भी कैंडिडेट आ रहा है तो उस हिसाब से हम राजनीति को आगे करते। अगर वो बढ़िया कैंडिडेट दे रहा तो हम भी बढ़िया कैंडिडेट दे देते, तो सब उनको मतलब समय नहीं था आपके पास, समय भी नहीं था और इस तरीके से। तो इस बार ऐसा सिचुएशन नहीं है। आपने अमित शाह जी का जिक्र किया कि उनके वादे पर एतबार करके मैं चला गया, पर लोग बताते हैं कि अभी भी आप उनकी बातों पे बहुत एतबार करते हैं। नहीं, अभी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो मेरे साथ हुआ, मेरे पार्टी के साथ हुआ, 11 साल से जो उन्होंने वादा किया वो वादा को पूरा नहीं किया, तो अब हम नहीं कर सकते। हम पुराना एकलब नहीं है, हम आज का एकलब है। कोई गुरु बने बगैर हम अंगूठा काट के नहीं दे सकते। हाँ, अमित शाह जी को मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, देश के गृह मंत्री हैं। राजनीति में जब हम आए तो उनकी उंगली पकड़ के ही राजनीति में बड़े पैमाने पे हमने पूरे बिहार में काम किया, और राजनीति में हम उनसे बहुत कुछ सीखे भी हैं कि जब तक चुनाव सिंबल तुम्हारे हाथ में है तो तुम्हारा है चुनाव। जिस कैंडिडेट को सिंबल दे दे तो उस से चुनाव जो है कैंडिडेट के अंदर में आ जाता। कैंडिडेट कैसे लाइजनिंग करता है, कैसे काम करता है, कैंडिडेट पर लोग भरोसा करेंगे। एक पार्टी का लाइन जो होता है उस लाइन पे कार्यकर्ता एक बेसिक होगा, लेकिन कैंडिडेट भी फैक्टर बनता है। तो बहुत कुछ उन्होंने हमको सीखे हैं, लेकिन हम आज का एकलब है
पुराने क्लब नहीं कि अंगूठा काट के दे देंगे। अब हमारे लिए निषाद समाज सर्वोपरि है, हमारा विचार सर्वोपरि है। जिसके लिए मैंने बॉम्बे के ऐशोराम जिंदगी को छोड़ा, उस सपना को साकार करने के लिए हम यहाँ 24 घंटा लगे हैं। उस सपना के साकार के बीच में कोई भी आएगा तो उनको साकार सच करने के लिए आएंगे तो उनको हम सम्मान करेंगे। साकार सच ना करे तो फिर हम उनको सम्मान नहीं कर सकते। आपने निषाद समाज को सर्वोपरि किया और आप अक्सर बोलते हैं कि मुझे उनके लिए ईबीसी से एससी में आरक्षण चाहिए। एक और भी कुछ करना है, हाँ, उनके नहीं, जीवन स्तर को मतलब सही एक प्रमुख करना मांग करें, वो सब एक लंबा कालखंड में हो पाता है। प्रमुख मांग है कि आपका निषाद समाज को एससी कैटेगरी में शामिल किया जाए। एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन की बात कर लेते हैं कि एनडीए सरकार घोषणा कर दे, चूंकि ये केंद्र सरकार से ही होगा, बिहार में आपकी सरकार बन भी जाती है तो भी नहीं होगा। हाइपोथेटिकल सिचुएशन की बात कर लेते हैं, केंद्र सरकार घोषणा कर देती है और आप कह चुके हैं कि घोषणा कर देंगे तो हम एक भी कैंडिडेट लिए बिना बैठ जाएंगे। क्या ये सच में होगा? हाँ, तो आप देखिए, अगर देखिए मेरे मुख्य लड़ाई है और निषाद समाज हम पे भरोसा करके नज़र गिराए रखें कि मेरा नेता हमारे लिए आरक्षण ला के देंगे या खाना ला के देंगे, सब चीज़ करेंगे। और हम ऐसे जगह पे कैसे कह सकते हैं कि नहीं वो खाना देगा, हमारे आरक्षण देगा, उसके बाद भी नहीं। अगर मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी निषाद को आरक्षण अगर देते हैं तो इससे बड़ा काम कुछ नहीं हो सकता है। उसके लिए वो हमसे प्राण भी मांगेंगे तो हम प्राण देने के लिए तैयार है। पार्टी तो बहुत छोटी सी चीज़ है और मतलब हम पार्टी का क्या गठबंधन, बीजेपी में गठबंधन बने, विलय करा ले, जो कराने, हम जब प्राण देने के लिए तैयार हैं तो ये तो बहुत छोटा सा चीज है, गठबंधन करना या पार्टी विलय करना। और बगैर आरक्षण का कोई समझौता नहीं होगा। और वो आरक्षण देंगे तो फिर मैं भी नहीं भी जाऊंगा ना। तो निषाद समाज इतना तो समझदार है कि जो लोग उनके ऊपर उपकार करेगा निषाद समाज उनके साथ चला जाएगा और चला भी जाना चाहिए। तो वहां पे निषाद समाज को बगैर रिजर्वेशन का कोई समझौता नहीं। अच्छा, आप निषाद समाज के उपकार की बात कर रहे हैं। बजट में बिहार में मखाना बोर्ड की घोषणा हुई, फिर उसके बाद राज्य सरकार ने मछुआरा आयोग बनाया। इन चीजों को मानते हैं कि आप उससे कुछ जमीन पर कुछ बदलेगा, मछुआरों का कोई कल्याण होगा? मोदी जी क्या आज प्रधानमंत्री बने? 11 साल से बने। मछुआरा ये बोर्ड से क्या होना है? कुछ उसके लिए कुछ किए हैं? वो भी घोषणा होकर 1 साल हो गया। इनको जब तक वो राज्य सरकार की घोषणा है मछुआरा। हाँ, तो काम कहाँ आ रहा है? ये आज से थोड़े हो रहा है, ये पहले से ही सब चीज़ है। इसके लिए आप जब तक सरकारी रेट तय नहीं कीजिएगा मखाना का और जब तक सरकार इसको अधिग्रहण नहीं करेंगे तब तक किसी मछुआरा को कोई कल्याण ही नहीं होना है। मतलब आप कह रहे हैं कि मखान का भी न्यूनतम समर्थन मूल्य होना चाहिए। न्यूनतम समर्थन होना चाहिए, मूल्य होना चाहिए। अभी जो है बिचौलिया कमा रहा है, बिचौलिया उसका फायदा उठा रहा है, वो स्टॉक कर ले रहा है और मार्केट में खरीदना बंद कर देता है, तो मजबूरन किसान को बेचना पड़ता औने पौने के रेट में। सरकार एक रेट डिसाइड कर दे, जब तक सरकार ये रेट डिसाइड नहीं करेगा तब तक किसी मछुआरों को कोई लाभ नहीं होगा। तो काम करना तो इस रास्ते में काम करना। आयोग बना के क्या कर लेंगे? विभाग आपका है, मंत्री आपका है, मंत्री ही काम नहीं कर पा रहा, विभाग बना के क्या कर लीजिएगा? आयोग बना के आयोग का काम क्या है? सिफारिश करना। क्या आपके मंत्री और या आपके सरकार में इतना असक्षम आदमी हो गया जो आपके लोग पॉलिसी तक नहीं बना पा रहे? अरे नहीं बना रहे तो हमसे पूछिए। हम जब मंत्री थे इसी विभाग के तब मैंने 125 पीत पत्र मैंने लिखा है। सिर्फ उस 125 पीत पत्र पे आप काम कर दीजिए, मैं आपको धन्यवाद करता हूं। हम विभाग में रहकर मैंने 125 पीत पत्र मैंने विभाग को लिखा कि इस सारे जो योजना पे, इस सारे एजेंडा पे काम कीजिए, क्योंकि कोई काम नहीं कर रहा था। तो हमने गुस्सा से पत्र पत्र लिखा है कि आप काम करो, ऑर्डर ये मेरा ऑर्डर है। और उस ऑर्डर पे एक भी पत्र पत्र पे विभाग काम नहीं कर रहा है। तो उस अगर नीतीश जी में अगर थोड़ा सा भी अगर है कि निषाद का कल्याण करना चाहते हैं अमित शाह जी, मोदी जी, तो मेरा पत्र पत्र ले लीजिए। मैं आज नहीं दिया हूं, जब मैं मंत्री था तभी दिया हूं। और उस 2020 में 21 में वो पत्र पत्र पे काम कीजिए और एक पत्र पत्र को आप सार्वजनिक कीजिए कि कोई पत्र पत्र में ऐसा मैं गलत अगर बोला होगा तो बोलिए, आप मीडिया के बीच में लाइए। अगर मैं सही है पॉलिसी तो उस पर काम कीजिए। अच्छा, अब बिहार और केंद्र सरकार को बिहार को लेकर रवैये को पर सवाल उठा रहे हैं, पर बजट के बाद आप ही के महागठबंधन के नेताओं ने कहा कि ये देश का नहीं बिहार का बजट है। जब बजट में कई सारी घोषणाएं हुई बिहार के लिए, केंद्रीय बजट की बात कर रहा हूं मैं, तो ये थोड़ा विरोधाभास नहीं है कि आप कह रहे हैं कि केंद्र सरकार कुछ नहीं करती है, बिहार उपेक्षा झेल रहा है, पर बजट के बाद कांग्रेस के कई नेताओं का बयान आया कि ये बिहार का बजट है। देखिए, सिर्फ बजाने से नहीं होगा, वो भी चुनावी साल में सिर्फ लॉलीपॉप देने से नहीं होगा। आपको पहले से तैयार होकर काम करने की आवश्यकता है। जैसे आज आपने चुनाव का समय है, 400 से 1100 रुपया पेंशन किया है। जब महागठबंधन ने संकल्प लिया था कि हम 1500 करेंगे, तो आप पिछले 11-20 साल से सरकार में आप 400 रुपया ही क्यों है? 1500 रुपया आपने क्यों नहीं किया था? और सिर्फ चुनाव के टाइम में आप कर रहे हैं, इसका मतलब आपका क्या है?
तो ये सवाल तो फिर महागठबंधन हमारी की पॉलिसी को आप चोरी कर रहे हैं। हमने कहा 200 यूनिट बिजली देंगे, आपने 125 किया है। मतलब आपका विजन कुछ नहीं। और रहा कि सिर्फ घोषणा करने से न जमीन पर उतारना पड़ेगा। नीली क्रांति का नाम आपने सुना है? क्या हुआ उसका? नीली क्रांति के लिए आज अब मोदी जी बता दे कि नीली क्रांति का क्या हुआ। उनके साथ मैं डिबेट पे बैठने के लिए तैयार हूं। भारत सरकार के मंत्री को बैठा दे, राज्य सरकार का मंत्री को बैठा दे और हम बैठ जाते कि नीली क्रांति से बिहार का क्या लाभ हुआ। सिर्फ घोषणा कर देने से नहीं होगा। 20,000 करोड़ रुपया लॉकडाउन के बाद आपने कहा कि मछुआरा के लिए हम 20,000 करोड़ रुपया खर्च करेंगे। उस पर क्या हुआ? आप आइए मेरे सामने बताइए कि वो 20,000 करोड़ का समय भी खत्म हो चुका और 20,000 करोड़ में बिहार को क्या मिला। खाली देखिए, मीडिया के सामने बोल देने से नहीं होगा। अब बिहार में यही हो रहा है कि जो बजट हमको इस एक साल में पैसा नहीं है, हम सीधा क्या करते, बड़ा बजट बना देते 5,000 करोड़ का, 5 साल का बजट जोड़ देते। उसमें भी क्या करते, किसान का भी पैसा जोड़ देते हैं। अरे भाई, आप जो खर्चा कर रहे हो वो पैसा की बात कीजिए ना। जैसे आप जो लॉकडाउन में 20,000 करोड़ की बजट की बात कर रहे हैं, वो 20,000 करोड़ का नहीं है। वो राज्य का पैसा, किसान का पैसा और भारत सरकार का पैसा, तीनों मिला के 20,000 करोड़ है। भारत सरकार का नहीं है ये 20,000 करोड़ का बजट। लेकिन 20,000 करोड़ का प्रचार किया। आप बताइए कि ऐसा करना चाहिए? आप जितना पैसा दे रहे हैं उतना ही पैसा ना आप बोलिएगा कि हम दे रहे हैं। आप किसान का पैसा कैसे जोड़ दे रहे हैं? आप राज्य सरकार का शेयर कैसे जोड़ दीजिएगा? आप जो दे रहे हैं, आप कोई योजना में 50% सब्सिडी दे रहे हैं, कहीं पे 75 दे रहे हैं, कहीं पे 25% दे रहे हैं, तो उसका राशि कितना होता है? उसका राशि पूरे भारत में 7,000 करोड़ होता है। तो आप कहिए कि हम 7,000 करोड़ खर्चा कर रहे हैं, आप 20,000 का ढिंढोरा क्यों पीट रहे हैं? अब 20,000 करोड़ का ढिंढोरा पीट रहे हैं तो बताइए 20,000 करोड़ आपने कहां दिया है? आप किसान का पैसा जोड़ दे रहे हैं। ऐसा तो भाई ये मोदी जी का सरकार में अजबे है। खाली प्रचार करके ही करेंगे, ये भी आपको भी नहीं आइडिया होगा। ये मैं आपके माध्यम से बोल रहा हूं। अगर इसमें थोड़ा सा भी झूठ होगा, कल ही उसको हमको हमारे ऊपर केस करना चाहिए, सरकार को, मोदी जी को केस करना चाहिए। अभी आपने देखा कि भारत सरकार का बहुत सारा योजना है कि 3 महीना जून जुलाई अगस्त 3 महीना में मछुआरा मछली ना मारे, लीन सीजन होता है जिस समय मछली अंडा देती है। इसका योजना क्या है कि 500 रुपया 1 महीने पे मुआवजा दे रहा है। आप बताइए, एक परिवार 500 रुपया में चलेगा? अब 500 रुपया बिहार सरकार देंगे, 500 रुपया किसान देंगे, अब 500 रुपया भारत सरकार देंगे, 1,500 रुपया उनको हाथ में देना है। तो 1,500 रुपया का क्यों योजना चला रहे? आप कहिए ना, सिर्फ 500 रुपया आप दे रहे हैं, आप किसान का पैसा क्यों जोड़ रहे हैं, राष्ट्र का पैसा क्यों जोड़ रहे हैं? और ये भी किसान सम्मान निधि भी तो भारत सरकार ही देती है ना। वो किसान अलग की बात कर रहा हूं, मैं मछुआरा की बात कर रहा हूं। अच्छा। अब इसमें आप मेरे को बताइए कि भाई वो भी आपने बिहार में एक आदमी को दिया है? नहीं दिया है। आप बताइए कितने साल से योजना चला रहे हैं? बिहार का एक नाम बता दीजिए 500 रुपया भी आपने दिया होगा? नहीं दिया है। क्यों नहीं दे रहे? हम जब कोशिश किए कि भाई इस पे काम करो तो सर इतना डाटा वैसा नहीं होगा, हमें पूरा करना है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का हमने चालू किया, नहीं हुआ। अभी हमने घोषणा उनको छोड़ देते हैं कि वो कुछ नहीं कर रहे। आपकी अगर सरकार बनती है तो क्या बिहार की राज्य सरकार मछुआरों के लिए कुछ इस जो 3 महीने जो उनका जो मछली का प्रजनन समय होता है, उस समय के लिए आप लोग क्या किस राशि की घोषणा करेंगे? हम उस समय में 5,000 रुपया देंगे। हम भारत सरकार का जो योजना है वही योजना को हम लोग जमीन पर उतारेंगे। खाली राज्य सरकार का जो शेयर होगा वो 500 नहीं होगा, 5,000 रुपया होगा। और भारत सरकार उसमें अपना सब जो भी शेयर देना चाहेंगे तो देंगे, नहीं देना चाहेंगे तो नहीं देंगे, वो स्वतंत्र है। लेकिन हम बिहार में 5,000 रुपया करेंगे, यह मेरा घोषणा है। अच्छा, सरकार बनने को लेकर बहुत सारी घोषणाएं होती हैं। मैं पिछले दिनों पटना में था और प्रशांत किशोर जी से बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि जिस दिन हमारी सरकार बनेगी उस दिन पहला फैसला शराबबंदी हटाने का होगा। आप लोग तेजस्वी इस पर खुलकर बोलने से बचते हैं। वो कहते हैं कि सरकार बनेगी, समीक्षा करेंगे, बहुमत की राय के साथ जाएंगे। आपके राय के हिसाब से क्या शराबबंदी रहना चाहिए, हटना चाहिए? और क्या मतलब तुरंत आप लोग भी क्या ऐसा कोई घोषणा करेंगे कि हम सरकार बनाते ही शराबबंदी हटाएंगे? नहीं, बिल्कुल ही नहीं। जो तेजस्वी जी ने, पार्टी के लीडर है राष्ट्रीय जनता दल का और गठबंधन के भी नेता हैं, सीएम चेहरा भी होंगे, उन्होंने जो कहा उसी लाइन पे हम लोग भी हैं कि बिहार में समीक्षा करेंगे। सरकार दारू से बहुत लोगों के जीवन में सुधार आया है और बहुत सारे गलत हो रहे हैं, जो ब्लैक वगैरह सब हो रहा है। तो इसको अच्छे पहलू भी जनता के बीच में लेके जाएंगे। इसका जो बुरा पहलू है, जो सरकार का राजस्व का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, गांव-गांव में शराब का ठेका खुला हुआ है, होम डिलीवरी हो रहा है, तो ये सब पहलू हम जनता के बीच में लेके जाएंगे और जनता से फिर हम निर्णय लेंगे कि इस पर करना क्या है। और जनता का जो निर्णय होगा एंड ऑफ द जाके जनता के लिए ही करना है, अपने राज्य के लिए करना है। और राज्य के लोग जो कहेंगे उस पर हम काम करेंगे, क्योंकि इस पर 2 धारा पे है और 2 धारा पे हम नहीं चाहेंगे कि हम अपना कोई डिसीजन ले। हम जनता के साथ जाएंगे और जनता जो निर्णय लेंगे उस हिसाब से काम करेंगे।
अच्छा, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर आपके जो गठबंधन के सहयोगी दल सब हैं बहुत हमलावर रहते हैं, खास करके कांग्रेस और पर्टिकुलरली राहुल गांधी की बात की जाए तो सरकार ने 2 दिनों में उसके कई सारे पहलुओं के जवाब दिए। आपकी निजी राय क्या है? क्या आप सरकार के जवाब से संतुष्ट हैं? देखिए, हमारा निजी राय यही है कि देश में जब इस तरीके से माहौल बना, तमाम देश के विपक्षी पार्टी एक साथ खड़ा हो गया और कोई किट इट बट कुछ नहीं। और आप देखिएगा तो भारत सरकार के कई मंत्री या कई लोगों का स्टेटमेंट आया था कि हमको विपक्ष की से उम्मीद जो नहीं कर सकते, उस उम्मीद के साथ हमारे साथ खड़े हैं और हम लोगों का धर्म और कर्तव्य बनता था कि हम अपने देश के लिए, रक्षा के लिए जो सरकार निर्णय लेगा उसके साथ हमको खड़ा रहना है। दुख इस बात का होता है कि इसको चुनाव में देखते हैं, चुनाव के नज़रिए से देखते हैं। आप घटना हुआ और आप जो लोगों को आंसू पोंछने के लिए आप वहाँ पे कश्मीर में नहीं गए, लेकिन बिहार में आके आप चुनावी सभा आप कर रहे हैं, तो यहाँ पे तकलीफ होता है। जब आप सर्वदलीय बैठक थोड़े में एक सवाल सर्वदलीय बैठक करते हैं तो वहाँ पे आप खुद नहीं रहते, जब गार्जियन ही नहीं रहेगा, मुखिया नहीं रहेंगे और आप छोड़ देते और इतना भी नहीं समझ पाते कि विपक्ष आपके साथ कंधे से कंधे मिला के काम करा, और उस विपक्ष को इतना भी आप जगह नहीं देते हैं कि आप साथ में बैठे और उसके साथ सब चीज़ शेयर करें। जो भी आपको गोपनीय है उसको ना शेयर कीजिए, लेकिन जो बेसिक है, क्योंकि आखिर देश का हिस्सा है भाई विपक्ष, और उससे बेसिक बात आप नहीं करना समझते, ये यहाँ पे तकलीफ होता है। और उसके बाद भी आप एक ऑपरेशन सिंदूर को और इस तरीके से आप इनको बोर्ड पे बैनर में अपने आप को प्रोजेक्ट करते हैं, तो ये तकलीफ होता है। ये जो भी चीज़ें हैं वो हमारे सेना कर रहे हैं। वहाँ पे मोदी जी का बड़ा बड़ा कटआउट लगे कि फाइटर प्लेन चला रहा है, हाथ में हेलमेट लेकर और एकदम दिखा रहा है, तो ये हमारे सेना का अपमान है। जो जिन्होंने मजदूरी किया उनको मुआवजा मिलना चाहिए, उनको राशि मिलना चाहिए, ना ही कि जो घर में बैठे हैं और पॉलिसी दिए। मेरा सवाल दूसरा था। मेरा सवाल इस पे हम बहुत ज़्यादा डिबेट नहीं करना चाहेंगे। अच्छा, हमारा यहाँ पे हमने इसको इस तरीके से मोड़ा कि ये जो देश के ऊपर जो भी संकट होगा, कभी भी कुछ ऐसा बात होगा, तो देश के सब नागरिक, सरकार, पक्ष विपक्ष सब एक साथ होकर जब काम हम करते हैं, तो इसका क्रेडिट लेने के लिए सिर्फ एक आदमी लेने के लिए जाए तो ये अच्छी बात नहीं। इसका क्रेडिट देश के लोगों को देना कि देश के लोग आपके साथ मजबूती से खड़ा था, विपक्ष मजबूती से खड़ा था, सरकार का जो धर्म था, कर्म था, वो आपने सही से निभाया। अगर कहीं चूक भी हो गया तो उसको सीखिए, भविष्य में ऐसा चूक नहीं होना चाहिए। वो कम से कम विभाग में ये चीज़ का जानकारी रहे कि नहीं, ये इसके कारण हमारा चूक है तो हम कल नहीं रहेंगे। तो जब अगला जनरेशन जब ये सरकार को चलाएगा तो ये सब चीज़ से समय रहते हुए कैसे निपटा जाएगा। आप अगर कोई चीज़ को अगर छुपा के काम कीजिएगा तो हमको हकीकत जब नहीं पता चलेगा, तो हमारे जब अगला सरकार जब जिनका भी होगा 10 साल 20 साल 50 साल के बाद, और जब ऐसे संकट होगा तो जब उनको इस चीज़ की जानकारी नहीं होगा तो वो भी अंधेरा में रहेगा। तो इसके लिए विभाग इस सब चीज़ में जो है ना, सरकार अपने फायदे के हिसाब से दृष्टिकोण से ना चले, अब देश के हिसाब से इस सब चीज़ पे उसमें तो खैर जब सरकार बनती है तो कई गोपनीय फाइलों का एक्सेस आपको मिल जाता है, जो विपक्ष में रहते या सामान्य लोगों के लिए सुलभ नहीं हो पाता। तो सरकारों के नहीं, आज की तारीख में ऐसा है कि जब सामने वाला फर्जी कर ही रहा है तो कैसे दस्तावेज रहेगा? नहीं रहेगा। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि ये सरकार फर्जी दावे कर रही है और फर्जी ये सरकार में बहुत ऐसे काम जो हो रहे हैं वो फर्जी तरीके से हो रहा है, व्यक्ति विशेष का लाभ देने के लिए हो रहा है। कुछ उदाहरण? जैसे उदाहरण बहुत ऐसे चीज है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस, आपने देखा होगा कि बिहार में भी बोला कि भाई आरएसएस का कोटा होता है, आरएसएस कोटा से यहाँ पे आयोग में सदस्य बने। आप अशोक चौधरी के दामाद की बात कर रहे हैं। तो आरएसएस का भी एक पैरेलल काम होता है, जबकि ये नहीं होना चाहिए। आरएसएस एक संगठन है, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ है, इसके लिए सभी जाति सभी वर्ग के लिए काम करना चाहिए, लेकिन वो अपना मूलतः जो उनका काम करने का तरीका उससे वो तरीके से नहीं करते। ओबीसी को तो साथ रखते हैं, एससी को साथ रखते हैं, लेकिन एससी और ओबीसी का थाली से खाना छीनते हैं। अगर देश में अगर आर्थिक आधार पर आरक्षण हुआ तो देश के हर नागरिक को, हर जाति धर्म को आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए, ये मेरा मानना है। एक तरफ 8 लाख कमाने वाले को, एक तरफ 8 लाख कमाने वाले को हम गरीब मानते हो, और एक तरफ क्रीमी लेयर में 8 लाख से को बढ़ा के आप आगे नहीं कर रहे, जबकि 2017 में ही 8 लाख तक का तर्जुमा किया गया। तो बहुत ऐसी चीज हो रहा है जो एससी एसटी ओबीसी को परेशान किया जा रहा है। तो बहुत ऐसे पॉलिसी जो है ये सरकार छुपा रहे हैं। नहीं, लेकिन जो आप सिर्फ वोट लेने के लिए 5 किलो चावल बांटा जा रहा है। मुकेश जी, मैं एक बात आपसे जानना चाह रहा हूँ। आप आर्थिक आधार पर आरक्षण की बात कर रहे हैं, तो जो समाज का पिछड़ा तबका है, जो अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी,
ओबीसी को बाद में मंडल कमीशन की सिफारिश पर कई जगहों पर मिला, तो लेकिन उनको तो आरक्षण आर्थिक आधार पर भी पहले से है ना, आज़ादी के समय से है, सामाजिक और आर्थिक आधारों पे। वो अलग उसका पिछड़ापन के हिसाब से उनको आरक्षण दिया गया था कि भाई वो बहुत पीछे रह गया, उनको हम अपने बराबरी में लाना है, वो आरक्षण सेपरेट अलग है। आपको अभी जो आपने आरक्षण जो किया कि आर्थिक आधार ईडब्ल्यूएस जो सवर्णों के लिए जो, हाँ, तो इसमें आप पर्टिकुलर जाति को आपने टारगेट करके आपने किया है, ये हमको सभी के लिए करना है। जिनकी जितने संख्या है उनके उसके हिस्सेदारी दीजिए, हमको अलग से कुछ नहीं चाहिए। आप सब रिजर्वेशन के अंदर कोटे फिक्स करने की बात कर रहे हैं। हाँ, आप अलग से 50% क्यों रखे हैं? तो ये तो फिर तो आप आरएसएस की मांग को दोहरा रहे हैं। आरएसएस भी कई मंचों से कह चुकी है कि कुछ जातियों को आरक्षण का अभी हम विशेष राहुल फायदा गांधी जी के मांग के साथ है, आरएसएस को उस मांग के साथ आना चाहिए, और तो आए, स्वागत मैं करता हूं। राहुल गांधी जी कौन सी मांग के साथ? राहुल गांधी जी का मांग यही है कि देश में जाति आधारित गणना हो। तो सरकार ने घोषणा कर दी है। कर दी, बहुत अच्छी बात है। ये 50% का दीवार को तोड़ देना है, ठीक है, और जिनकी जितनी संख्या है उनको हिस्सेदारी दे दीजिए। अच्छा, जातिगत गणना से मुझे एक चीज बहुत इंटरेस्टिंग ध्यान आया कि महागठबंधन की जब सरकार थी, थोड़े समय के लिए बनी थी, तो बिहार में उसको जनगणना नहीं कर सकते, सर्वे कह सकते हैं। हाँ। कि सर्वे करवाया गया, और राहुल गांधी जो जिनकी पार्टी उस सरकार का हिस्सा थी फैसले लेने में, उन्होंने ही कह दिया बोगस सर्वे है। अब वो सरकार में थे, उनको ऐसा एहसास हुआ होगा, तो इसलिए वो बोले हैं। हाँ। आज जैसे मैं अभी काम कर रहा हूँ क्षेत्र में अभी। अच्छा, आपकी बिहार के जो जातिगत सर्वे हुए, उसको लेकर आपकी क्या राय है? मेरी राय है कि इसको अगर कोई उंगली उठा रहा है तो इसको सही तरीके से सारा सूची को है ना पब्लिक डोमेन में लाना चाहिए। हर ब्लॉक का तो रिपोर्ट उसकी आई ही नहीं, थी। रिपोर्ट आने से नहीं होगा ना। आपको जैसे वोटर लिस्ट हमारे कैसे है चुनाव आयोग के वेबसाइट पे है, वैसे ये सर्वे है ना वेबसाइट पे होना चाहिए, ब्लॉक वाइज होना चाहिए, बूथ वाइज होना चाहिए। जो आधार आपने बनाया, जो जिस हिसाब से काम किया, वो पब्लिक डोमेन में हो, ताकि पब्लिक उसको देखेंगे ना तो वो समझ जाएंगे कि इसमें सच है या झूठ है। तो इसको इस तरीके से डील करना चाहिए। अगर इसको छुपा के अगर करेंगे तो उंगली उठाने वाला उठाएंगे। इस धरती पर तो सीता माता के ऊपर भी उंगली उठा दिया, तो कोई व्यक्ति विशेष जो है उनके ऊपर भी उंगली उठ सकता है। तो आप काम ऐसा कीजिए जो पब्लिक डोमेन में हो। तो अगर यही अगर करना है तो पब्लिक डोमेन ला दीजिए, ब्लॉक बाय ब्लॉक कर दीजिए, प्रखंड पंचायत का कर दीजिए मैपिंग। तो हम लोगों को लगेगा कि यहाँ पे अगर हमको कहीं गलत न जगह है तो एक पंचायत को हम अपने स्तर से जांच करेंगे। अगर वो जांच में सही पाया है तो हम मान लेंगे रिपोर्ट सही है, अगर जांच में अगर रिपोर्ट सही नहीं है तो हम मान लेंगे गलत है। लेकिन फिलहाल तो हमको इस पे बहुत ज़्यादा मैं डिबेट नहीं करना चाहता हूँ। मुझे बिहार का अति पिछड़ा को चश्मा नीतीश जी ने दे दिया, ये बता दिया कि आप 37% हो, और 37% का हमें अभी हिस्सेदारी हमको चाहिए। ईबीसी की बात कर रहे हैं, ईबीसी की बात कर रहे हैं, अत्यंत पिछड़ी जाति को, जो कर्पूरी जी के विचार पे चले। आप जब निषाद को एससी में ले जाएंगे तो आप 37% कहाँ से लेंगे? अरे हम जहां जाएंगे वो बात की बात है। हाँ। अभी तो हम 37% वाला क्लस्टर में है ना। हाँ। जिसको बिहार के जो राजनेता है वो हमेशा 20-22% में आंकते थे, 20-22% आंकते थे। तो अभी हमको 37% पता चल गया है। पिछली बार बीजेपी 110 सीट लड़े, 110 सीट में उन्होंने क्या किया, 50% सीट यानी कि 55 सीट अपर कास्ट को उन्होंने लड़ाया, और जो 37% की आबादी है अति पिछड़ा उसको 9% सीट दिए। तो अभी आंख हम लोग को खुल गया ना कि 9% आप कैसे दे सकते हो। आप जब कह रहे हैं कि सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, तो यहाँ पे भी आप दिखाइए। आप 37% आबादी को 37% टिकट दीजिए, तब मैं मानूंगा कि आप भारतीय जनता पार्टी सभी जाति सभी धर्म को लेकर चल रहे हैं। जब अगर आप हमारा अगर हिस्सा खाइएगा तो हम आपको कैसे मानेंगे। तो मैंने अपनी पार्टी में घोषणा किया हूं कि हम एससी और अति पिछड़ा टोटल 50% और ईबीसी, हाँ ईबीसी 50% है। पार्टी के अंदर में मैंने कोटा बना दिया है कि 50% सीट हम रिजर्व करेंगे और इन लोगों को टिकट देंगे, ताकि उनको हम बिहार के राजनीति में आगे लाएंगे। तो 50% मेरी पार्टी में सीट जो होगा वो अत्यंत पिछड़ी और एससी को हम लोग देने वाले हैं। कुछ महिलाओं के लिए भी ऐसा करेंगे तय? महिलाओं की भी आबादी 50% है। आप जब लोकतंत्र में आप ये कहते हैं कि जिसकी जितनी गिनती उसको उतनी हिस्सेदारी, तो उस हिसाब से आपको महिलाओं को भी 50% देना चाहिए। महिला का तो भाई है, हम बेटा खुद ही स्वयं है। अरे तो सब महिला के भाई बेटा है, तो फिर निश्चित तौर पे उनको भी हम सम्मान देंगे। और क्या है कि लेकिन गिनती के हिसाब से सम्मान देंगे? गिनती के हिसाब से अभी नहीं होगा, क्योंकि मेरे पास ऐसे बहुत बड़े संख्या में माता बहन पार्टी में काम नहीं कर रही है। ये सच्चाई है। जो भी है उनके परिवार के लोग ही हैं, जैसे हमारे इधर पार्टी है। नहीं वो देखिए, ये तो फिर वो सरपंच पति और मुखिया पति वाला कॉन्सेप्ट हो गया। हम स्टाम्प नहीं बनाना चाहते। हम स्टाम्प नहीं बनाना चाहते। जिनमें दम होगा उनको हम अपनी पार्टी में टिकट दें। आप भी तो वही कह रहे हैं कि जिनमें जीतने की क्षमता होगी उनको देंगे। हाँ, लेकिन हम तो हिस्सा तो दे रहे हैं ना।
नहीं, उनको आप माता को महिलाओं नहीं को दे रहे, हिस्सा उनके नहीं दे रहे। माता को नहीं दे रहे, उनके पति को दे रहे फिर हैं, तो माता को नहीं दे रहे, उनके बेटा को दे रहे हैं, हिस्सा तो आखिर हम दे ही रहे हैं। रहा कि आप जो कह रहे हैं, निश्चित तौर पे भविष्य में हमको इस पे काम करने की जरूरी है। अभी आपने देखा 25 जुलाई को वीरांगना फूलन देवी जी का शहादत दिवस हमने पटना बापू सभागार में मनाया। वहाँ पे तेजस्वी जी भी आए थे और बिहार के धरती पर पहली बार इतने बड़े संख्या में महिला का कार्यक्रम अगर कोई पार्टी कराए तो वीआईपी पार्टी है। तो वीरांगना फूलन देवी को हम लोग आदर्श मान के चलते हैं और बड़ा कार्यक्रम अभी हमने कराया। तो महिला को सम्मान देना ये हमको पता है। अभी कार्यक्रम होगा तो उसमें सिर्फ मैं और तेजस्वी जी फ्रंट रो में थे। सभी माता बहन को हमने 22 आगे का चेयर था तो 22 पे 20 चेयर पे माता बहन को हमने बैठाया। तो ये कार्यक्रम विशेष उन्हीं के लिए हमने किया। तो भविष्य में इस पर हम लोग ध्यान रखेंगे और हम मतलब चाहेंगे आप प्रतीकों की बात कर रहे हैं, और लेकिन मैं बात कर रहा हूं कि वास्तविक हिस्सेदारी देंगे देंगे। अच्छा, मेरा ये वादा है आपसे। फूलन देवी की बात की तो मुझे एक ध्यान आ गया, आप यूपी में चुनाव लड़ने चले गए थे। क्या इन सब फैसलों को लेकर अफसोस होता है कि 2024 में एनडीए के साथ रहता तो आपके बिहार से एक सीट लेकर जीतन राम मांझी इतने पावरफुल मंत्री बने हुए, आप भी शायद कुछ मतलब कुछ अच्छा। मुझे बिल्कुल ही अफसोस नहीं होता है। हम बरसों से, हजारों साल से, यूं कह दी कि आजादी के 77 साल बाद भी हम दबे कुचले हैं। आज अगर हम सर नहीं उठाएंगे तो कब उठाएंगे? इसका परवाह करेंगे कि मेरा कोई सर कुचल देगा, तो इसका परवाह करना नहीं चाहिए। क्योंकि देखिए, अगर ऐसे ही अगर हमारे पूर्वज अगर सोचते कि अंग्रेज के बंदूक के गोली का शिकार हो जाएंगे और डर से हमारे लोग आगे नहीं बढ़ते तो देश आजाद नहीं होता। तो मैं आज लड़ाई लड़ रहा हूं। ये गुनेगार तो वो है ना जो मेरा सर को चल रहा है। बताइए, इस देश में अगर एक वीआईपी पार्टी दूसरे राज्य में अगर जाके चुनाव अगर लड़ ले और उसके बदले में खारिज किया ना आपको, उसके लिए वहां की जनता ने खारिज किया। लेकिन बिहार में क्या परिणाम मिला हुआ आप भी समझ रहे हैं। तो अगर उसके लिए अगर मेरा बिहार से मंत्रिमंडल छीना जाए, मेरे विधायक को छीन लिया जाए, मेरे सर को कुचला जाए, तो कुचलने वाला गलत हो सकता है, सर खड़ा करने वाला भला कैसे गलत हो सकता है। तो मुझे कोई गम नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है। मैं सही में वहाँ पे यूपी में जाके लड़ाई लड़ा, फूलन देवी जी को अपना आदर्श मानता हूँ। उनके लिए उन सम्मान में हमने पूरा 18 मंडल में प्रतिमा लगाने का कोशिश किया। ये बात अलग है कि योगी जी को पसंद नहीं आया, मुझे लखनऊ से प्लेन से ही उठा के कलकत्ता भेज दिया, हमें बाहर आने नहीं दिया, एक भी प्रतिमा पे माला नहीं चढ़ाने दिया। वहाँ पे सारे प्रतिमा को, फूलन देवी जी का प्रतिमा को अपने कस्टडी में ले लिया। तो उनको नहीं पसंद है, लेकिन हम लोग को तो पसंद है। हम लोग वीरांगना फूलन देवी का आदर्श मान के उनके रास्ते पे चल रहे। फूलन देवी ने एकलौता फूलन देवी देश की है जो दुनिया को बताया कि महिला जो है वो सिर्फ चूड़ी नहीं पहनती है, उनके साथ अन्याय करोगे, अत्याचार करोगे तो वो बदला लेना जानती है। महिला को बताया कि नहीं, तुमको खुदकुशी नहीं करना है, तुमको अपने आप को जलाना नहीं है, तुमके साथ अन्याय कोई करेगा, अत्याचार करेगा तो तुम उसको जवाब दो, उनसे लड़ो। इसका ये मतलब नहीं कि आज बहुत सारे बहू बेटी ऐसा है कि घर का किसी भी ताना, किसी लड़ाई के चक्कर में आत्महत्या कर लेती है, फांसी पे चढ़ जाती है, अपने आप को आग लगा लेती है। लेकिन वो महिला को प्रेरणा स्रोत थे कि उन्होंने बताया कि ये सब नहीं करना है और तुम अपने अधिकार के लिए संघर्ष करो, लड़ाई लड़ो। और बहुत सारे लड़की जो है महिला है उस पर रास्ते पे चल रही है। चलिए, मैं अब थोड़ा अंतिम चरण में आता हूँ। काफ़ी समय आपने हमें दिया। आपको लेकर अक्सर क्यों ऐसा मतलब एक राजनीतिक गलियारों में चलता रहता है, लौट रहे हैं, जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव के बाद आपने वो हर घर तिरंगा कैंपेन के बाद आपने भी अपना डीपी बदला। उसके बाद अशोक चौधरी जी ने कहा कि वो, अशोक चौधरी मिलने गए थे ना शायद आपसे, फिर प्रेम कुमार ने कहा कि वो लौट रहे हैं। तो ये इस छवि को तोड़ने के लिए उनके प्रदेश अध्यक्ष भी बोले कि बहुत जल्दी हमारे इधर कुछ आने तो वाला यही मैं कह रहा हूँ। आज सुमन मांझी जी सुमन मांझी जी का बयान आया है। तो ये मसल पावर नहीं, ये मसल पावर है या ये आप अपनी पॉलिटिकल फायदे के लिए करते हैं कि मैं दो मतलब ये मुझे खुशी होता है। आप नाव का बड़ी उपमा देते हैं कि, लेकिन आपको लगता है कि दो नाव पे दो पांव रखना मतलब मैं आपको दो नाव की नहीं है। मैं यही बताता हूँ कि मेरे नाव पे जो चढ़ते हैं, हम तो भगवान राम को पार लगाए हैं। और उन लोगों को पता है कि नाव पे अगर हम नहीं चढ़ेंगे तो बीच मझधार में फंस जाएंगे। ये मेरी ताकत है कि 14% वोट अकेले दम पे हमने लाया है और कई बार बीजेपी को हारना पड़ा। तो ये आज हमारे लिए गर्व की बात है कि आज लोग इंतजार कर रहे हैं मेरी वो मान रहे कि वो कमज़ोर है, मुकेश सहनी को साथ ले लेंगे तो हम किनारा लग जाएंगे। तो मेरी उपलब्धि है। तो वो इसे इच्छा रखते हैं। हर एक इंसान को बड़ा अमीर बनना कौन सा गुनाह है भाई? नहीं, कोई गुनाह तो नहीं है। उसी तरीके से हर एक लड़का शादी करने से पहले ये सोच रखे कि मैं एक खूबसूरत लड़की से शादी करूं, तो कोई गुनाह है क्या? कोई लड़की बहन बेटी जो है वो सोच रखे कि बड़े अच्छे घर में हमारा शादी हो, तो कोई गलत गुनाह तो नहीं है। तो उसी तरीके से वो लोग सोच रख रहे हैं कि भाई मुकेश सहनी मेरे साथ आ जाए, हमारी सरकार बन जाए। तो इसमें मेरी झलक दिखता है कि मेरी ताकत है, मेरा वोट बैंक मेरे साथ है, मेरी पहचान बन चुका है।
और ये लोग इंतजार कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन मेरा तो यही है कि बगैर रिजर्वेशन का कोई समझौता नहीं होगा। तो मतलब हम पिछले इस बार 3 साल से इस बार उम्मीद करें कि नाव पर जो सवार हैं उन्हीं को माझी किनारे हाँ, लगाएगा, उन्हीं को बीच किनारे- रास्ते में नई सवारी को नहीं बैठाएगा। बीच रास्ते में किसी को बैठाएंगे नहीं, और इस बार मजबूती से जो बकाया है ना वो बदला लेंगे, और जो हमारे साथ वर्षों से हुआ उसको भविष्य में ना हो, उस विचार के साथ चलेंगे। चलिए मुकेश जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, कई सारे सवालों का आपने बखूबी से जवाब दिया, आपका शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद।